हेलो दोस्तों, एग्जिस्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हम लोगों ने बायोलॉजी की एक क्लास कंप्लीट कर रखी है। उसमें आपको ये बताया गया कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान होता क्या है और उसके अंतर्गत क्या को पढ़ना था। एज ए सिलेबस हमने उसमें चर्चाएं की थी। ठीक है, तो उसमें एक टॉपिक आपको बताया गया था ब्लड। ठीक है, क्या बताया गया था? ब्लड। तो आज हम लोग देरी ना करते हुए ब्लड टॉपिक को एकदम बेसिक तरीके से कंप्लीट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो क्या चलेगा? ब्लड चलेगा, अर्थात रक्त। क्या चलेगा? ब्लड। ठीक है, अर्थात रक्त। क्या चलेगा? रक्त यानी खून। ठीक है, रक्त, खून। ओके, अब देखो सबसे पहली बात ये जानना होता है कि हमारे शरीर में रक्त ही तो है। ठीक है, क्या बहता है? रक्त बहता है भाई। आर्टरीज में, वेंस में क्या बहता है? रक्त बहता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये जानते हैं कि रक्त क्या है। ठीक, तो एक सिंपल सी डिफिनेशन बताई जाती है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त क्या है भैया? एक तरल संयोजी ऊतक होता है। कैसा ऊतक होता है? तो तरल संयोजी होता है। ठीक, अभी जो रक्त होता है, रक्त का पीएच मान क्या होता है? पीएच। रक्त का जो पीएच मान होता है बच्चा वो होता है 7.4। क्या होता है? 7.4। और ये काफी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। ठीक, और पूछा जाता है कि जो रक्त होता है, रक्त हल्का क्षारीय होता है। क्या होता है? हल्का क्षारीय होता है। रक्त कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। अब क्यों होता है ये आपको हम समझाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो सबसे पहले बात आती है बच्चा पीएच पैमाने की। क्या होता है? पीएच पैमाना, इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पीएच पैमाने का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये पैमाना किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने की कंडीशन को दर्शाता है। ठीक, तो ये जो पीएच पैमाना था, इसकी खोज, पीएच पैमाने यानी इसकी खोज, पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? तो सोरेनसन ने की थी। सोरेनसन। पीएच पैमाने की खोज किसने की थी भैया? तो सोरेनसन ने की थी। ठीक है, सोरेनसन ने की थी। और इन्होंने एक तरीका बताया था, अर्थात 0, फिर ऐसे लिख लेना 7 और यहां भी लिख लेना 14। 0, 7, 14। हमने कहा पीएच पैमाना क्या बताता है? किसी भी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने की कंडीशन को दर्शाता है। ठीक, तो ध्यान ये देना कि ये यहां से यहां तक की जो कंडीशंस होती है क्या होती है? अम्लीय। क्या होती है? अम्लीय। अगर कोई पदार्थ है और उसका पीएच मान 0 से लेकर 7 के बीच में, तो क्या होगा? अम्लीय होगा। ठीक है, और 7 पर क्या होता? कोई पदार्थ उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। और ये यहाँ 14 की तरफ क्या होता है? क्षारीय होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर 0 से 7 के बीच में है तो पदार्थ अम्लीय होगा, 7 पर होगा कोई चीज तो वो उदासीन होगा, और 7 से 14 के बीच में है तो वो क्षारीय होगा। इतनी चीज समझ में आई? अब ध्यान ये देना है कि जो पदार्थ 0 के जितना करीब होता है वो उतना ज्यादा अम्लीय होता है, और जो पदार्थ 14 के जितना करीब होता है वो उतना क्षारीय होता है। तो भैया ब्लड का पीएच मान कितना है? 7.4 है, अर्थात 7.4 इधर चला जाएगा ना, तो रक्त तो है लेकिन कैसा है? हल्का क्षारीय। क्योंकि अभी इससे पहले मैंने आपको बताया कि जो पदार्थ 14 के जितना नजदीक जिसका मान होगा वो उतना ज्यादा क्षारीय होगा। और रक्त क्या है भैया? 7.4 एकदम नॉर्मल 7 के टच में है, अर्थात इसलिए रक्त क्या होता है? हल्का क्षारीय होता है। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक, अब दूसरी बात आती है कि जो रक्त है, रक्त का अध्ययन हिमैटोलॉजी, हिमैटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी कहलाता है। और इस हेमाटोलॉजी के जनक कौन है? विलियम हॉर्सेल हैं।
विलियम हॉर्सेल हैं। अगर कह दिया जाए भैया कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमाटोलॉजी कहलाता है, और इसके जनक कौन है, तो विलियम हॉर्सेल है। बच्चा एक चीज यहाँ नोट में लिख रहे हैं, एक पॉइंट जरा आप लोग समझिएगा, ठीक है। नोट में आप लोग एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि जो मानव शरीर है, मानव शरीर विभिन्न मानव का शरीर विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। बच्चा ध्यान देना, नोट में पॉइंट जरूर लिखना। मानव का जो शरीर है वो किससे मिलकर बना होता है, विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और इन्हीं कोशिकाओं से ऊतक का निर्माण होता है। इन्हीं कोशिकाओं से ऊतक का निर्माण होता है। इन्हीं कोशिकाओं से किसका निर्माण होता है, ऊतक का निर्माण होता था, टिश्यू का निर्माण होता है। ओके, अब देखो ध्यान देना कि जो मानव होते हैं, मानव एवं जंतुओं में 4 ऊतक पाए जाते हैं। कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, 4 ऊतक पाए जाते हैं। कितने ऊतक पाए जाते हैं, 4 ऊतक पाए जाते हैं। एक होता है पेशीय ऊतक, एक होता है संयोजी ऊतक, एक होता है तंत्रिका ऊतक, और एक होता है उपकला ऊतक। तो कितने ऊतक होते हैं मानव शरीर में, 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि मानव शरीर विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक है, अगर कह दिया जाए कि मानव का जो शरीर होता है विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और इन्हीं कोशिकाओं से ऊतक का भी निर्माण होता है, टिश्यू का निर्माण होता है, और मानव एवं जंतुओं में कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। एक होता है पेशी ऊतक, एक होता है संयोजी, एक होता है तंत्रिका, और एक होता है उपकला ऊतक। यहाँ तक बताओ आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना। देखो बच्चे एक बार फिर समझ लेते हैं कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। रक्त हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है, हल्का क्षारीय। अब बात करते हैं पीएच पैमाने की, तो पीएच पैमाने की खोज सोरेनसन ने की थी, और ये जो पीएच पैमाना होता है ये किसी पदार्थ के अम्लीय क्षारीय होने की कंडीशन को दर्शाता है। ठीक, अब जो पीएच पैमाना हो तो 0 से 7, 7 से 14, 0 से 7 के बीच में अगर कोई पदार्थ होता तो वो अम्लीय होता है, 7 पर कोई चीज होती तो वो उदासीन होती है, और अगर 7 से 14 के बीच में होता तो वो क्षारीय होता है। ठीक, फिर हमने यहाँ नोट में पॉइंट लिखा है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कह रहा है कि मानव शरीर विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और इन्हीं कोशिकाओं से ऊतक का निर्माण होता है, टिश्यू का निर्माण होता है। अब मानव एवं जंतु में कितने प्रकार के ऊतक होते हैं, 4। एक पेशीय ऊतक, एक संयोजी ऊतक, एक तंत्रिका ऊतक, और एक उपकला ऊतक पाया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखो बच्चा, अगला पॉइंट है आपका जो रक्त होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है भैया मानव शरीर में, तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो, अस्थि मज्जा अर्थात बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में होता है। अगर कह दिया जाए मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो आप बताओगे बोन मैरो में होता है। लेकिन यहाँ एक चीज समझना, लेकिन भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण मध्य परत में होता है। कहाँ होता है, मध्य परत में होता है। कहाँ होता है भैया, मध्य परत, मेसोडर्म में होता है। कहाँ होता है, मेसोडर्म में होता है, अर्थात मध्य परत में होता है। ठीक, अब ध्यान देना ये मध्य परत क्या होता है। ठीक है, मध्य परत को समझाने के लिए हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आप लोग थोड़ा समझिएगा। ठीक, तो देखो जो मध्य परत होता है, पहले आप लोग नोट में समझिएगा जरा,
क्या समझेंगे, नोट में। तो देखो बच्चा, सबसे पहले हमने कहा कि रक्त का जो निर्माण होता है बोन मैरो में होता है, अर्थात अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन भ्रूणीय अवस्था, जब बच्चा कहने का मतलब फेटस होता है, ठीक है, भ्रूणीय अवस्था में होता है, तो वहां पे जो रक्त का निर्माण होता है वो कहाँ होता है आपका, तो मध्य परत में होता है। कहाँ होता है भैया, मध्य परत में होता है। तो देखो बच्चा, यहाँ पे समझना, माता पिता के स्पर्म, ब्रैकेट में देना आप, माता पिता के स्पर्म, ब्रैकेट में लो, शुक्राणु प्लस अंडाणु के मिलने से युग्मनज, जब माता पिता के स्पर्म अर्थात शुक्राणु, ठीक है, और अंडाणु मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, युग्मनज का होता है, अर्थात जायगोट का होता है, ठीक है। और जब ये जायगोट बनता है तो इसमें एक कोशिका होती है। जायगोट में कितनी कोशिका होती है, एक कोशिका होती है। बात समझ में आ गई आपको, जायगोट में कितनी कोशिका होती है, एक कोशिका, एक सेल होती है। कितनी कोशिका होती है, एक कोशिका होती है। अब ध्यान देना, ये जो जायगोट ये किस में कन्वर्ट होता है, मोरुला में। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मोरुला में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जब जायगोट जो है कोशिका में परिवर्तन करता है तो मोरुला में कन्वर्ट होता है, और इसके अंतर्गत एक से कोशिका फिर कितनी हो जाती है, 16 कोशिका हो जाती है। एक से कितनी कोशिका हो जाती है, 16 कोशिका हो जाती है। अब जो मोरुला होता है, मोरुला फिर बदलता है ब्लास्टुला में। मोरुला किस में बदल जाता है बच्चा, ब्लास्टुला में बदलता है। और ब्लास्टुला के अंतर्गत 16 कोशिका से बढ़कर कितनी कोशिका हो जाती हैं, 32 कोशिकाएं हो जाती हैं। 16 से कितनी हो जाती है, 32 हो जाती हैं। और ये जो ब्लास्टुला है, ये ब्लास्टुला फिर बदलता है गैस्टुला में। किस में बदलता है, गैस्टुला में बदलता है। और इसके अंतर्गत फिर कोशिकाएं हो जाती हैं 32 से 64 कोशिकाएं हो जाती। कितनी हो जाती हैं, 32 से 64 कोशिकाएं हो जाती हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं। देखो फिर से एक बार समझना आप लोग, अगर कह दिया जाए कि माता पिता के जो स्पर्म होते हैं अर्थात शुक्राणु और अंडाणु, इनके मिलने से जायगोट बनता है। क्या बनता है, जायगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है। उस समय उसमें कितनी कोशिकाएं होती, एक कोशिकाएं होती है। और जब कोशिका आपस में विभाजन करती है तो उसका जो पहला पार्ट होता है वो मोरुला कहलाता है। और मोरुला में 1 से 16 कोशिकाएं हो जाती है। कितनी, 1 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 16। और फिर मोरुला, जब मोरुला में कोशिकाएं विभाजन करती हैं तो फिर वो किस में बदल जाती है, ब्लास्टुला में बदल जाती है। ब्लास्टुला में कितनी कोशिकाएं हो जाती है, 32 हो जाती हैं। और फिर ब्लास्टुला किस में कन्वर्ट होता है, गैस्टुला में। और गैस्टुला में कितनी कोशिकाएं हो जाती हैं, 64 कोशिकाएं हो जाती है, ठीक भैया। अब इसी गैस्टुला के अंतर्गत इसके अंतर्गत 3 परत आती हैं। 3 परत आती हैं। इसके अंतर्गत कितनी परतें आती हैं, 3 परतें आती भैया। पहली परत भैया आती है आंतरिक परत। आंतरिक परत। दूसरी परत आती है मध्य परत। और तीसरी परत आती भैया बाह्य परत। बाह्य परत आती है। बात को ध्यान से समझिएगा, फिर से मेरी बातें एक बार समझने की कोशिश करिएगा। गैस्टुला के अंतर्गत 3 परतें आती हैं। और इन्हीं 3 परतों में कौन कौन सी होती है, आंतरिक परत, मध्य परत और बाह्य परत। और ये जो मध्य परत होती है, इसी में भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण होता है। तो देखो बच्चा, अभी यहाँ पे आपने क्या लिखा था कि भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो मध्य परत में होता है ना। और मध्य परत को मैंने समझाया आपको, नोट में लिखा कि माता पिता के जब
यानी अंडाणु और शुक्राणु मिलते हैं तो उससे क्या बनता है, जैगोट बनता है यानी युग्मनज बनता है। और उस समय उसमें कितनी कोशिका होती, एक कोशिका होती है। और ये जब कोशिकाएं आपस में विभाजन करती थी, इनका जो पार्ट बनता है वो बनता है मोरुला। और मोरुला में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं, एक से बढ़कर कितनी हो जाती है, 16 हो जाती हैं। और फिर जब कोशिकाएं विभाजन करती है तो किसमें कन्वर्ट होता है, ब्लास्टुला में। ब्लास्टुला में कितनी कोशिकाएं होती है, 16 से 32 हो जाती हैं। फिर ये किसमें कन्वर्ट होता है, गैस्टुला में। गैस्टुला में 32 से 64 कोशिकाएं होती हैं। और इसके अंतर्गत कितनी परतें आती है, 3 परत आती हैं, आंतरिक परत, मध्य परत, बाह्य परत। अब जो इसके अंतर्गत मध्य परत होती है, इसी में भैया भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण होता है। बात यहां तक समझ में आई, किसी को कोई समस्या नहीं ना? ओके, अब 2 चीजें और आपको ध्यान देनी है, ठीक है। यहां पे एक चीज आप नोट में लिखिएगा, मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा 5 से 6 लीटर होती है, 5 से 6 लीटर होती है। जो मानव शरीर के वजन का 7% होता है। अगर कह दिया जाए कि मानव में रक्त कितने % होता है, तो मानव के शरीर का 7% मानव शरीर के वजन का 7% होता है। जैसे अगर आप 60 किलो के हो तो 60 किलो का 7% निकाल डालिए, जो आएगा उतने प्रतिशत आपके अंदर रक्त होता है, ठीक है। और साधारणतया 5 से 6 लीटर मानव में रक्त होता है। यहां तक बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत? ओके बच्चा, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और कुछ चीजें और जानने की कोशिश करते हैं। अगला था भैया रक्त के कार्य। वर्क ऑफ ब्लड, ठीक है, रक्त का कार्य। अब देखो रक्त का कार्य क्या क्या होता है, ठीक है। रक्त का कार्य क्या क्या होता है, तो देखो भैया, रक्त का सबसे पहला जो कार्य होता है, यह हमारे शरीर में ताप को नियंत्रित करता है। क्या करता है, शरीर में ताप को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, रक्त करता है, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, हमारे शरीर में पोषक पदार्थों का स्थानांतरण करता है। हमारे शरीर में पोषक पदार्थों का क्या करता है, स्थानांतरण करता है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। कौन करता है, रक्त करता है। और अगला है, शरीर में हार्मोन स्थानांतरण का कार्य करता है। का कार्य करता है। इतनी चीजें रक्त से आपको जरूर याद रखना। अगर कह दिया रक्त का कार्य क्या होता है, तो आप पहला बताओगे हमारे शरीर में ताप को नियंत्रित करने का कार्य करता है। दूसरी बात, हमारे शरीर में पोषक पदार्थों की स्थानांतरण का कार्य करता है, मतलब इधर उधर ले जाना, ठीक है। तीसरी बात, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य भी करता है। और चौथी बात, शरीर में हार्मोन का स्थानांतरण करने का कार्य करता है। कौन करता है, ब्लड करता है, रक्त करता है, रुधिर करता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत किसी को? बच्चा देखो, ये क्लासेस आपकी किसी परीक्षा की दृष्टि से
बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप हमारे साथ इसको नोट डाउन करते चलिए, एक अच्छी सी अपनी नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, और हम लोग एक एक टॉपिक, ऐसे ही सारे टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर करते रहेंगे। ठीक, ओके। अगला समझना, तो अगला जो भैया रुधिर के घटक, रुधिर के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, रुधिर के घटक अर्थात कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ठीक भैया, अब पढ़ेंगे रुधिर के घटक। भाई अब देखो, जो रुधिर है, जो ब्लड है, जो रक्त है, यह किन्हीं चीजों से मिलकर बना भी तो होगा। ठीक है, तो ये भी तो आपको ध्यान देना है कि रुधिर किन किन चीजों से मिलकर बना है। ठीक, तो रुधिर, ये जो रक्त है, यह दो चीजों से मिलकर बना है। रक्त कितनी चीजों से मिलकर बना है? दो चीजों से मिलकर बना है। ओके बच्चा, इतना समझ आया सबको? ठीक, आगे देखते हैं। दो चीजों से मिलकर बना, नंबर 1 प्लाज्मा, और नंबर 2 रुधिर कोशिकाएं या रुधिर कणिकाएं। चाहे आप ब्लड सेल्स बोल सकते हो, चाहे आप ब्लड कार्पसेल्स बोल सकते हो। ठीक है, और ये क्या होता है? प्लाज्मा। तो देखो भैया, जो आपका रक्त है, इसके दो प्रमुख घटक हैं। इसके कितने घटक हैं? दो प्रमुख घटक हैं। एक है आपका प्लाज्मा और दूसरा है आपका रुधिर कोशिकाएं या रुधिर कणिकाएं। अब प्लाज्मा जो होता है, यह रक्त में 55% होता है। कितना? 55। और ये कितना होता है? 45% होता है। 45% होता है। ठीक होता है। देखो भैया, कहीं कहीं 55 से 60 मिलता है। जब ये 55 से 60 मिले तो ये 40 से 45 कर देना। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा जैसा भी है सारी बुक में मिलेगा आपको, कहीं कहीं 55 से 60 मिलेगा और कहीं 55% एग्जैक्ट मिलता है। ठीक है, तो वो चीजें मैनेज कर लीजिए। ठीक, अब जो प्लाज्मा होता है, यह रक्त का तरल भाग है। यह कैसा भाग है? तरल भाग है। और ये वाला जो भैया रुधिर कोशिकाएं हैं, यह रक्त का ठोस भाग है। ये कैसा भाग है? ठोस भाग है। इतनी चीजें सबको समझ में आ रही है कि नहीं? अगर कह दिया जाए रुधिर के घटक कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, यह दो चीजों से मिलकर बना है। नंबर 1 प्लाज्मा, प्लाज्मा रक्त में 55 से 60% होती है, और रुधिर कोशिकाएं या रुधिर कणिकाएं ये 45% होती हैं। ये भैया तरल भाग है रक्त का, और ये ठोस भाग है। ठीक, ये कैसा भाग है? तरल भाग है। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब हम लोग एक एक चीजें इनमें से कवर कर लेंगे, और इनमें सबसे पहले पढ़ेंगे प्लाज्मा, फिर पढ़ेंगे रुधिर कोशिकाएं या रुधिर कणिकाएं। कोई दिक्कत बच्चा? ओके, तो आते हैं हम लोग पहले प्लाज्मा वाला पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखो भैया, प्लाज्मा में यह हल्के पीले रंग का द्रव होता है। इसमें सारे पोषक तत्व घुले होते हैं। इसमें सारे पोषक तत्व घुले होते हैं, जैसे प्रोटीन, हार्मोन आदि। अब जो भैया जो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा, इसमें जल की मात्रा 90 से 92% होती है।
इसमें जल की मात्रा कितनी होती, 90 से 92% होती है। इसमें प्रोटीन 7% होता है। प्रोटीन कितना होता है, 7%, और बाकी 1-2% में सारी चीजें पाई जाती हैं। तो देखो बच्चा, अब ये जो प्रोटीन है, जो प्लाज्मा है ना, तो प्लाज्मा में 3 प्रोटीन पाए जाते हैं मुख्य रूप से। पहला एक है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। दूसरा प्रोटीन है ग्लूब्यूलिन, ग्लूब्यूलिन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लूब्यूलिन। और तीसरा आपका फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन प्रोटीन। तो देखो भैया, अगर कह दिया जाए प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, तो 3 पाए जाते हैं। एक होता है ग्लूब्यूलिन, दूसरा होता है एल्ब्यूमिन, और तीसरा होता है फिब्रिनोजन। ये 3 प्रोटीन प्लाज्मा में पाए जाते हैं, और इन तीनों प्रोटीनों के अलग अलग कार्य होते हैं। तो हम इन तीनों के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो, यह नमक संतुलन एवं हार्मोन स्थानांतरण का कार्य करता है। तो देखो, अगर कह दिया जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, यह हमारे शरीर में नमक का संतुलन एवं हार्मोन स्थानांतरण का कार्य करता है। और जो ग्लूब्यूलिन होता है, यह प्रतिरक्षी के समान कार्य करता है। जो भैया एल्ब्यूमिन होता है, सॉरी ग्लूब्यूलिन होता है, यह प्रतिरक्षी के समान कार्य करता है, ठीक। और तीसरी बात है जो फिब्रिनोजन, यह रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। तो यह किसका कार्य करता है, रक्त का थक्का जमाने का कार्य करता है। और कब करता है, जब कहने का मतलब हमको चोट लग जाती है तो ब्लड बाहर निकलने लगता है, ठीक है। तो ब्लड जमने का जो औसतन समय होता है लगभग 3 से 4 मिनट में जम जाता है, ठीक है। तो उसको कहने का मतलब जमाने का कार्य कौन करता है, तो फिब्रिनोजन नामक प्रोटीन करता है। अर्थात ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार कौन सा प्रोटीन होता है, तो फिब्रिनोजन प्रोटीन होता है। फिब्रिनोजन कहाँ पाया जाता है, तो प्लाज्मा में पाया जाता है। तो भैया देखो, अगर कह दिया जाए कि जब हमको चोट लग जाती है और रक्त बाहर की तरफ बहने लगता है, बाहर निकलकर बहने लगता है, तो रक्त ऑटोमेटिक कम से कम 3 से 4 मिनट या 5 मिनट में क्या होता है, जम जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है। तो उसको जमाने में हेल्पफुल कौन होता है, तो भैया फिब्रिनोजन होता है। तो अब कहीं एक चीज और ध्यान देना, अब कहीं ना कहीं माइंड में ये चल रहा होगा कि भाई ये जो प्रोटीन होता है हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है, लेकिन रक्त हमारी बॉडी में क्यों नहीं जमता, रक्त हमारे बॉडी में क्यों नहीं जमता। अब उसका कारण समझते हैं। तो नोट में आप लोग यहीं लिख लीजिएगा, यहां नोट में लिख लीजिएगा, भाई हमारे धमनी और सिराओं में भी तो रक्त बहता है, और धमनी और सिराओं में बहने वाला रक्त जमता नहीं, तो क्यों नहीं जमता है, ठीक। तो लिखो, धमनी एवं सिरा में बहने वाला रक्त, धमनी एवं सिरा में बहने वाला रक्त हिपैरिन या हैपरिन बोलते हैं, हिपैरिन नामक प्रोटीन के कारण, हिपैरिन नामक प्रोटीन के कारण नहीं जमता है। देखो भैया, हमारे रक्त में एक हिपैरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो रक्त को धमनी एवं सिराओं में जमने नहीं देता है। और इस प्रोटीन का निर्माण, इस प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है भैया, तो यकृत में होता है।
इस प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। अगर कह दिया जाए हेपरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। इसका कार्य क्या होता है भैया, तो ये हमारे बॉडी के अंदर धमनी और शिराओं में आर्टरीज वेन्स में जो है कहने का मतलब रक्त को जमने नहीं देता है। बात समझ में आई बच्चा सभी को, कोई दिक्कत बोलो जल्दी, अगर दिक्कत ना हो तो आगे चलें। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, रुधिर के जो घटक होते हैं, रुधिर दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक प्लाज्मा और दूसरा रुधिर कोशिकाएं। प्लाज्मा क्या होता है, यह रक्त में 55 से 60% होता है और ये 45% होता है, 40 ये ठोस भाग होता है, ये तरल होता है। प्लाज्मा हल्के पीले रंग का द्रव होता है, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व क्या होते हैं, घुले होते हैं, जैसे प्रोटीन, हार्मोन आदि। इसमें जल की मात्रा 90 से 92% होती है, इसमें प्रोटीन लगभग 7% होता है। ठीक, इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर 3 प्रोटीन पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन का कार्य क्या होता है, यह नमक संतुलन और हार्मोन स्थानांतरण में मदद करता है। दूसरी बात, ग्लोब्यूलिन क्या करता है, प्रतिरक्षी के समान कार्य करता है, यानी संक्रमण रोगों से रक्षा करता है। और जो फिब्रिनोजन है, यह रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, जब हमको चोट लग जाती है तो बाहर जमाने में मदद करता है। ठीक, और एक होता है आपका सीरम। बच्चा यहाँ समझ लेना, नोट में इसको लिख लेना, सीरम क्या होता है। सीरम क्या होता है, इसका प्रयोग लैब वगैरह में किया जाता है, ठीक है, ब्लड टेस्ट में, पैथोलॉजी में। ठीक है, अब सीरम से जब प्लाज्मा से फिब्रिनोजन, ये जो लिखा है फिब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है, तो शेष, तो बचा हुआ भाग सीरम कहलाता है। बच्चा है, नोट में लिखे ना, तो बचा हुआ, जब भैया प्लाज्मा से फिब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है, तो बचा हुआ भाग क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। और सीरम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो पैथोलॉजी में किया जाता है। ठीक है, क्या करने के लिए, बीमारियों को जानने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक, ओके भैया। या फिर आप बता सकते हो प्लाज्मा जिसमें रुधिर स्कंदन कारक या रुधिर कोशिकाएं नहीं होती हैं। सीरम के लिए आप बता सकते हो प्लाज्मा जिसमें रुधिर स्कंदन कारक अर्थात फिब्रिनोजन प्रोटीन, भाई रुधिर स्कंदन का कार्य यही तो कर रहा है, प्लाज्मा जिसमें रुधिर स्कंदन कारक या रुधिर कोशिकाएं नहीं होती हैं, उसे क्या कहा जाता है, सीरम कहा जाता है। भाई फिब्रिनोजन ही तो रुधिर स्कंदन कारक है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए यही तो जिम्मेदार है। ठीक है, तो शेष बचा हुआ भाग क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है भैया, तो आपको अभी मैंने बताया पैथोलॉजी में, पैथोलॉजी, ठीक है, पैथोलॉजी में, जहां पे कहने का मतलब ब्लड टेस्ट किया जाता है बीमारियों को जानने के लिए। बातें समझ में आ गई कि नहीं, तो बच्चा इतनी चीजें आपको अच्छी तरीके से ध्यान देनी है। तो देखो बच्चा, ये प्लाज्मा वाला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रुधिर कोशिकाएं या रुधिर कणिकाएं अर्थात ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पसेल्स। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।